नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज पूरे देश में बकरीद का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश और प्रदेश की मस्जिदों में नमाजियों ने नमाज पढ़ी और अमन शांति की दुआ की। यह त्यौहार रमजान के 70 दिन बाद मनाया जाता है। देश भर की तरह प्रदेश में भी आज ईद बड़ी ही धूमधाम से मनाई जा रही है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक ईद उल अजहा का पर्व 12वें महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अजहा को ही बकरीद के नाम से भी जाना जाता है। खास बात यह है कि सभी धर्मों के लोग आपसी भाईचारे के साथ बकरीद के त्यौहार को उत्साह से मनाते हैं। इस्लाम का यह दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। इस विशेष त्यौहार के अवसर पर लोगों ने नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं भी दी। तो देश भर में धूमधाम से बकरीद मनाई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र के दौरे पर पहुंचे, जहां सीएम ने अनाज मंडी में बाबा मक्खन शाह लवाना और बाबा लखी शाह बंजारा की राज्य स्तरीय जयंती समारोह में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह, विधायक राजकुमार कश्यप, विधायक सुभाष सुधा, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी सहित कई लोग मौजूद रहे। तो प्रदेश स्तरीय जयंती समारोह में शामिल हुए मनोहर लाल, जहां उन्होंने जयंती समारोह को संबोधित भी किया। कुरुक्षेत्र में सीएम मनोहर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की थी। वहीं आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया और लिखा कि मैं श्री जेपी नड्डा जी से मिलकर अति गर्वित हुआ। उनका सहज और विनम्र स्वभाव उन्हें औरों से अलग दिखाता है। उनके समक्ष अध्यक्षता में बीजेपी ने अभूतपूर्व ऊंचाइयों को देखा है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। वहीं अमित शाह को लेकर कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया और लिखा कि शाह जी से मिलना एक वास्तविक सम्मान और खुशी की बात थी। एक सच्चे राजनेता, मैंने उनके साथ बातचीत में उनकी आभा और करिश्मा को महसूस किया। भारत के लिए उनका दृष्टिकोण विस्मयकारी है। अपनी जुबान के लिए सरे राह हो जाना बहुत कठिन है, अमित शाह हो जाना, ये ट्वीट कर उन्होंने लिखा है। क्या लिखा उन्होंने, मैं श्री जेपी नड्डा जी से मिलकर अति गर्वित हुआ। उनका सहज और विनम्र स्वभाव उन्हें औरों से अलग दिखाता है। उनकी समक्ष अध्यक्षता में बीजेपी ने अभूतपूर्व ऊंचाइयों को देखा है। और अमित शाह के लिए उन्होंने लिखा कि श्री अमित शाह जी से मिलना एक वास्तविक सम्मान और खुशी की बात थी। एक सच्चे राजनेता, मैंने उनके साथ बातचीत में उनकी आभा और करिश्मा को महसूस किया है। भारत के लिए उनका दृष्टिकोण विस्मयकारी है। अपनी जुबान के लिए सरे राह हो जाना बहुत कठिन है, अमित शाह हो जाना। अमित शाह जी के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया। कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर जानकारी दी और तस्वीरें भी साझा की। वहीं हिसार खेदड़ में किसान की मौत मामले पर सियासत गरमाने लगी है। कुरुक्षेत्र में भी पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने इस मामले को लेकर बीजेपी और जेजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है, तभी तो किसानों की बात सुनने के बजाय ये सरकार किसानों पर लाठीचार्ज करवा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को तुरंत किसानों की जायज बातों को मानना चाहिए। हरियाणा प्रदेश की सरकार पूरी तरह किसान विरोधी सरकार है। किस प्रकार से कल खेदड़ के अंदर
वो किसान काफी दिन से जो धरने पे बैठे थे और मांग अपने लिए नहीं कर रहे, गौशाला के लिए केदर के प्लांट की राखी की मांग कर रहे थे। धरने पे उनकी बात सुनने की बजाय, उनकी समस्याओं का हल करने की बजाय उन पे लाठीचार्ज किया गया, उन पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। एक किसान की दुखद मौत हुई है। ये सरकार पूरी तरह इसके लिए जिम्मेवार है। इससे पहले भी जब किसान आंदोलन था, लड़ाई तो दिल्ली से थी, परंतु क्योंकि ये किसानों के खिलाफ। वहीं फरीदाबाद में कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में और नुपुर शर्मा के बयानों के समर्थन में हिंदू महासभा की ओर से महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने पहुंचकर अपने विचार रखे। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद दिखाई दिया। देश में लगातार हो रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार के विरोध में महापंचायत का आयोजन किया गया था और महापंचायत में पहुंचे हिंदू संगठन के लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि आज भी हिंदू समाज एकजुट नहीं हुआ तो आने वाले समय में हो रहे हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार रुकने के नाम नहीं लेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि इस महापंचायत का पूरे तरीके से फायदा तब साबित होगा जब हिंदू संगठन के लोग गांव-गांव और गली-गली जाकर लोगों को जागरूक कर हिंदू संगठन से जोड़ने का काम करेंगे। जय हिंदू जय हिंद। मैंने जो वहाँ कहा है वो यहाँ कह रहा हूँ। इस देश को सबसे बड़ा खतरा न्यायपालिका से है। जब तक न्यायपालिका का इलाज नहीं करेंगे, जब तक आप डरते रहोगे कंटेम्प्ट से, जब तक कुछ नहीं होगी। आज जितना भ्रष्टाचार न्यायपालिका में इतना कहीं नहीं है। एक लड़की, इस देश की बेटी कुछ कह देती है प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ तो कुछ नहीं, तो उसने आग लगा दी। क्या नाम आपका, क्या पंचायत का? कभी राम पर गए हमने एक अपनी महापंचायत बुलाई है कि अपने हिंदुओं को जगाने के लिए कि जो नुपुर शर्मा ने एक हमारे ज्ञान दिया था, जो इन लोगों ने इस तरह बवंडर किया और उस बवंडर के खिलाफ हमारे कन्हैयालाल की निर्मित हत्या की, उसके विरोध में हमने ऐसा किया है कि हमें हिंदू को जगाना है। आज एक हिंदू यानी महापंचायत जोड़ी गई है, नुपुर शर्मा और अपना जो कन्हैयालाल जी जो अपना उदयपुर वाले, उनके ऊपर भी ऐसा आए दिन जो जिहादियों का जिहाद जो चल रहा है उसे कैसे समाप्त किया जाए, इस बात के ऊपर एक चर्चा रखी गई है। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो निर्णय लिया है नुपुर जी के लिए, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए माननीय अदालत जी से कि इस निर्णय को बदला जाए और सारी जो जितनी भी। वहीं प्रदेश सरकार लगातार खेलों को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े कदम उठाने के दावे करती है और उसकी एवज में लगातार करोड़ों रुपए की ग्रांट मुहैया भी कराई जाती है, लेकिन बावजूद इसके फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में आज तक ना तो कोई स्टेडियम बनाया गया है और ना ही बच्चों के लिए व्यायाम करने के लिए उचित स्थान है। बल्लभगढ़ के युवा सेना में भर्ती होने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर हाईवे पर एक्सरसाइज करते हैं। इसके लिए वे अक्सर हादसे के शिकार भी हो जाते हैं। हाल ही में केजीपी के ऊपर सेना की भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को ट्रक ने रौंद दिया था, जिसके बाद उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में जो खेलों के विकास के लिए लगातार जो काम किए जा रहे हैं वो फरीदाबाद तक नहीं पहुंच पा रही है और यही वजह है कि आज फरीदाबाद के युवा स्टेडियम की मांग कर रहे हैं। उसमें यही अपील है कि सरकार का तो ये प्रयास रहा है कि जहाँ पर भी हमें ज़मीन अवेलेबल है पंचायती या कॉरपोरेशन की, वहाँ पर सरकार का प्रयास रहा है और कि भाई स्टेडियम्स बनाए जाएं। अभी हाल ही में मैंने गढ़खेड़ा भी विजिट किया था, तो गढ़खेड़ा में भी स्टेडियम एक पुराना मुद्दा था। लैंड ओनर से मैंने रिक्वेस्ट की, उसने रास्ता दे दिया। तो यदि वहाँ पर भी यदि ज़मीन हुई, बल्लभगढ़ सिंध अर्बन एरिया है, तो कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ 2 एकड़ के आसपास कोई ज़मीन हो तो खेल विभाग या अन्य डिपार्टमेंट तैयार है वहाँ पर बनाने के लिए।
और फरीदाबाद तो आप हाल ही में देखेंगे कि हमारे भाई ओलंपिक्स में भी हमने वो लिए हैं, तो ये तो हमारा भी दायित्व बनता है कि बच्चों के लिए अच्छी फैसिलिटी हो खेलने के लिए। फिर भी एक बार चेक करते थे, जैसा आपने बताया, यदि कहीं स्पेस अवेलेबल हुई तो जरूर हम अच्छा स्टेडियम बनाने का प्रयास करें। खबर फरीदाबाद से, जहां डीपीएस स्कूल के छात्र की आत्महत्या मामले में कार्रवाई की मांग एक बार फिर से उठ चुकी है। बताया जा रहा है कि स्कूली छात्र ने 4 महीने पहले 15 मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। अब मृतक छात्र की मां ने सोशल मीडिया के माध्यम से दिवंगत छात्र को न्याय दिलाने की अपील की है, जिसमें उन्हें सोशल मीडिया से खासा रिस्पांस भी मिल रहा है। बता दें कि मृतक छात्र की मां आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी होने से नाखुश है। हालांकि इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। डीपीएस स्कूल के छात्र ने मरने से पहले सुसाइड नोट लिखा था और साथी छात्रों और स्कूल के प्रिंसिपल ममता गुप्ता पर परेशान करने के आरोप लगाए थे, जिनकी वजह से वो जा रहा है इस दुनिया से, उसने क्लियरली मेंशन किया है। और इस केस में सिर्फ उसके सुसाइड नोट से ही नहीं सारी कहानी पता चलती है। 1 साल पहले से ही उसके साथ बहुत बुली और सेक्सुअल असॉल्ट के एपिसोड हुए थे, और जो कि उसने बाद में बताया क्लास 6 ऑनवर्ड हो रहे थे, जिसकी रिपोर्ट मैंने स्कूल को करी है और उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया था। देन उसकी पैनिक सिचुएशन, डिप्रेशन के एपिसोड स्टार्ट हो गए थे, जिसके चलते उसको बहुत सारी परेशानियां आ रही थी। मैं भी एज ए मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा से बड़ी खबर है, जहां बाइक चोरी की घटना हुई है। बाइक चोरी की जो वारदात है वो लगातार नोएडा में बढ़ते जा रहा है। चोरों का आतंक जारी है नोएडा में, और न्यूज चैनल के बाहर से बाइक उठा ले गए चोर। पहले भी मीडिया कर्मी से मोबाइल फोन छीना जा चुका है और पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और मिली जानकारी के मुताबिक आपको यह भी बता दें कि एक एफआईआर लिखने के लिए भी पुलिस लगातार मीडिया कर्मी को इधर से उधर भगाती रही, और आखिरकार जब थोड़ा दबाव बनाया गया तो उसके बाद जाकर के पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की। तो नोएडा में चोरों का आतंक लगातार जारी है, और न्यूज चैनल के बाहर से चोर बाइक को चुरा ले गए। और कोई ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई चोरियां होती रही हैं। आए दिन लोगों के मोबाइल फोन छीने जाते हैं और कार्रवाई के नाम पर लोगों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलता है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो नोएडा फेज 1 थाने का पूरा मामला आपको बता दें कि पुलिस एफआईआर लिखने के लिए भी चौकी झुंडपुरा का यह मामला बताया जा रहा है, जहां न्यूज चैनल के बाहर से बाइक चोरी हो गई और महज जिस स्थान से बाइक को चुराया गया है वो पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर है, और आए दिन लोगों के फोन छीने जाते हैं, बाइक चोरी होती है। भूदेव सिंह पीड़ित हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूदेव, क्या पूरा मामला है? किस वक्त ये घटना है जब बाइक चोरी हुई, और पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? मैं क्या कहते हैं, ऑफिस जब खत्म हुआ था तो मैं निकला था 10 बजे करीब, तो मेरी बाइक नहीं थी वहां पे। तो फिर मैंने पीसीआर को कॉल किया था, तो पीसीआर करीब 20-25 मिनट के बाद में आई। हाँ, फिर उन्होंने बोला फिर आप क्या कहते हैं। ठीक है भूदेव, मैं आपसे दोबारा बातचीत करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर एडीसीपी रणविजय सिंह जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रणविजय जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और सवाल मेरा आपसे सर यही है कि लगातार इस तरह की अगर चोरी की वारदातें होंगी तो जो जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है कि क्राइम रेट एकदम खत्म करेंगे हम, वो कैसे होगा? आपकी बात को मैं सीरियस नकारता हूं कि लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं। जब भी घटना हमारे यहाँ हुई है हमने उसको वर्कआउट किया है। अभी ताजा मामला बता देता हूं सर, चौकी में आप पता करिएगा। अभी कुछ दिनों पहले सर फोन चोरी हुई थे, फोन स्नैचिंग की जा रही लगातार हो रही है। बाइक चोरी की घटना कोई पहली नहीं है। आप मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ, आपकी बात सुन रहा हूँ, आप अपनी बात रखिए, लेकिन मैं कानून व्यवस्था को लेकर पूछूंगा ना सर आपसे। भूदेव जी, उन्होंने मुझे फोन किया था, मेरी जानकारी में भी बात आई है, और इन्होंने स्वयं बोला है कि इसकी एफआईआर हो गई है। तो एफआईआर होने के बाद हम उसको वर्कआउट करेंगे
और जरूर जो भी कल्प्रिट है उसे पकड़ेंगे और जो बाइक है वो रिकवर की जाएगी। ठीक है। और घंटों तक लेकिन सर और बहुत सारे गैंग्स हम लोगों ने यहाँ बस्ट किए हैं, ये भी गैंग पकड़ा जाएगा। जी सर, एक और छोटी सी बात जी, FIR अगर बाइक चोरी हुई तुरंत भी लिखी जा सकती थी, घंटों तक पीड़ित को इधर से उधर भगाया गया। मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, ये सारी बातें आप अभी मुझे बता रहे हैं और ये सारी जानकारी अभी दी गई है। अभी इसको हम देखते हैं कैसे उनको 1 घंटे तक कहाँ भगाया गया। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा साथी में कि यहाँ पे काफी लोग ऐसे भी हैं जिनकी चोरी कहीं और होती है और कहीं जब घटना नहीं लिखी जाती है तो यहाँ जनरली जहाँ पे कन्वीनियंस फील होता है वहाँ चले जाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे जरूर हमेशा देखा है कि पहले एक बार जांच कर ली जाए और पुलिस मौके पर जाती है, उसमें हो सकता है समय लग गया हो और ये जांच के बाद ही FIR लिखी जाती है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और अगर डिले हुआ होगा तो इसकी जांच की जाएगी, अगर जानबूझ के डिले किया होगा तो कार्रवाई भी चलेगी। ठीक है रणविजय जी, अभी हाल ही में इसके पहले भी मीडिया कर्मी के साथ में फोन स्नैचिंग की वारदात सामने आई थी, फोन स्नैच किए गए। अभी फिर से बाइक चोरी और न्यूज चैनल के बाहर से अगर बाइक चोरी हो रही है और महज चंद कदमों की दूरी पर चौकी है, महज चंद कदमों की दूरी पर, बहुत दूर चौकी भी नहीं है। घटनाएं होती हैं, मैं ये नहीं कह सकता, घटनाएं होती हैं, लेकिन इसे वर्कआउट भी किया गया है, इसको भी वर्कआउट किया गया। तो कब तक हो जाएगी कार्रवाई? अब इसके लिए मैं कोई समय तो आपको नहीं बता सकता, बट ये जरूर है कि बहुत जल्दी वर्कआउट करेंगे। ठीक है। और आपके चौकी इंचार्ज है, बस आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके चौकी इंचार्ज हैं तो इन्होंने बात कर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। जाहिर तौर पर जिस तरह से नोएडा में बाइक चोरी की वारदातें सामने आ रही है, फोन स्नैचिंग की वारदातें सामने आ रही हैं और हमारे साथ में भूदेव पीड़ित हैं जिनकी बाइक चोरी हुई है। भूदेव, आप अपनी बात रखिए, कितनी मशक्कत के बाद आपकी कंप्लेन लिखी गई, सबसे पहले आप यही बताइए। हाँ, मैं क्या कहते हैं, जब थाने में गया था रिपोर्ट लिखवाने तो उन्होंने नहीं लिखी, उन्होंने बोला आप झंडपुरा जाइए वहां लिखिए। वहां मैं गया, जो सलाउद्दीन है वहां पे चौकी प्रभारी, वो वहां पे आए नहीं। बहुत देर तक मैं इंतजार करता रहा, वो आए नहीं। फिर वहां से उन्होंने बोला आप थाने चले जाइए। फिर मैं थाने गया, थाने में मैं काफी देर तक बैठा रहा, मेरी वहां पे कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर क्या कहते हैं, ये घटनाक्रम चलता रहा करीब 12 बजे तक। 12 बजे तक मैं परेशान था। मेरी देर रात की बात है? हाँ, रात 12 बज गए, मतलब कार्रवाई नहीं, मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी। और बाइक चोरी कब हुई? बाइक चोरी हुई थी करीब 9:50-10 बजे के करीब पे। जब मैं निकला था तब नहीं थी बाइक वहां पे। ठीक है भूदेव, बहुत शुक्रिया। कल रात करीब 9:50 पे शिफ्ट ऑफ करके मैं जब निकला तो मेरी बाइक नहीं थी वहाँ पे, बाइक वहाँ से चोरी हो गई थी। तो तुरंत मैंने वहाँ पे पहले 112 नंबर पे कॉल किया, तो 20 मिनट के बाद करीब PCR आई थी। तो उन्होंने ऐसी जानकारी ली, जानकारी लेने के बाद मुझसे बोले फिर थाने चले जाओ, रिपोर्ट लिखवा लो। मैं यहाँ थाने में आया जब रिपोर्ट लिखवाने, तो यहाँ कोई रिपोर्ट लिख नहीं रहा था, टालना मटोली हो रही थी। और फिर बोला झंडूपुरा चले जाओ, झंडूपुरा लिखो जाके। वहाँ पे जो थाना प्रभारी थे, वो चौकी प्रभारी वो थे नहीं वहाँ पे। फिर पूरी रात कल FIR दर्ज नहीं हो पाई। फिर आज जाके अब जाके यहाँ पे मतलब आज हो पाई है दर्ज। फिर इससे पहले भी कई बार चोरी हुई। हाँ, इससे पहले भी वहाँ 1-2 वाहन चोरी हो चुके, फोन चोरी हो चुके, लेकिन प्रशासन को बताया गया, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करी। तो बढ़ते हैं आगे। हांसी मॉडल टाउन में स्थित शमशान भूमि की धोखाधड़ी से रजिस्ट्री होने के बाद उसकी असेसमेंट करने के मामले में हाई कोर्ट के आदेशों के बाद हांसी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नगर परिषद के EO संजय रोहिला और जेई राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में हाई कोर्ट ने नारनौंद DSP से भी स्टेटस रिपोर्ट के बारे में जवाब मांगा है। और बता दें आपको कि शमशान भूमि मामले में पहले भी 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब पहली बार नगर परिषद के अधिकारी इस जांच के लपेटे में आए हैं। पुलिस ने हाल ही में बहादुरगढ़ नगर परिषद के EO संजय रोहिला और राहुल जेई को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भी भेज दिया है। नायब तहसीलदार जयवीर सिंह ने खसरा नंबर 1332 की फिजिकल वेरिफिकेशन की थी।
186 दिनांक 9/3/2022 थाना शहर हांसी के अंदर दर्ज था। तो ये जो शमशान घाट से संबंधित भूमि है उस संबंध में ये दर्ज था। जो आज 2 शख्स को इसके अंदर गिरफ्तार किया गया है। एक है संजय कुमार रोहिला जो यहाँ पे पहले ईओ थे नगर परिषद के अंदर, और दूसरे हैं राहुल जो जेई है। इन दोनों को अरेस्ट। वहीं अरिहंत फाउंडेशन के संयोजक स्वामी डॉक्टर राजेश्वरानंद महाराज ने कहा कि धरती को बचाना है तो वृक्ष लगाने होंगे। उन्होंने कहा कि 4 जुलाई से अंबाला की धरती पर पेड़ पौधे लगाने और जड़ी बूटियों को लगाने का अभियान शुरू कर चुके हैं। इसी कड़ी के तहत डॉक्टर राजेश्वरानंद महाराज ने बताया कि 11 जुलाई को गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुलिस लाइन में मेन प्रोग्राम होगा। उन्होंने बताया कि 11 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में 28,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं डॉक्टर राजेश्वरानंद महाराज ने कहा कि हमारी फाउंडेशन ने हरियाणा पंजाब में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने बताया कि लोगों को आयुर्वेद के पौधे लगाए जाने के बारे में लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 1 साल में 1 पौधे को सही से देखभाल करता है और पौधा अच्छा होता है तो उसे फाउंडेशन की तरफ से 2100 रुपये का नगद इनाम भी दिया जाएगा और साथ में गिफ्ट भी दिया जाएगा। हमारी फाउंडेशन का नाम है अरिहंत आयुर्वेदा फाउंडेशन और हम 1 लाख पेड़ अंबाला में और 1 करोड़ पेड़ पूरे हरियाणा पंजाब में लगाने जा रहे हैं। उसकी हमने विधिवत तैयारी की है और 11, 12, 13 तारीख को हम लगभग 22,000 पेड़ स्कूल और मिडिल स्कूल सीनियर सेकेंडरी में लगाने जा रहे हैं। और ये किस प्रकार बढ़ें, फलें, फूलें और ये अपना असल में जो हम चाहते हैं कि हरा भरा हो वो कैसे हो, उसके लिए हम बहुत सारे बच्चों को रोजगार भी देने जा रहे हैं। वहीं गुरुग्राम में हरियाणा लोहा व्यापार संघ की ओर से साइबर सिटी में सघन वन अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान लोहा संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने गुरुग्राम में 1100 पौधे रोपे और पौधों की देखरेख भी संघ के सदस्य ही करेंगे। हरियाणा लोहा संघ के अमित गुप्ता की माने तो व्यापार पहले से ही ठप है। कंस्ट्रक्शन पर रोक लगने से लोहे की कीमतें घट रही हैं। ऐसे में क्यों न जंगल का ही विस्तार किया जाए जिससे पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा और प्रदूषण से निजात मिलेगी। अमित गुप्ता ने कहा कि अपने आसपास स्वच्छता बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर अपनी प्रकृति की रक्षा करें, क्योंकि जब हम अपना पर्यावरण स्वच्छ बनाएंगे तो ही हम इस धरती पर स्वर्ग का आभास कर सकेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है लोहा व्यापार संघ का कि हम अपने गुड़गांव को हरित गुड़गांव बनाना चाहते हैं। इसीलिए हम प्लांटेशन करते रहेंगे रेगुलर। हम प्लांटेशन रेगुलर करते रहेंगे और जैसे ही गुड़गांव डेवलप होगा, हरित हो जाएगा, उसी प्रकार हम पूरे हरियाणा को हरित प्रदेश में बदलना चाहेंगे। सर, अभी हम 1200 पौधे लगाए गए हैं और आगे हमारा प्लान है गुड़गांव में 5 लाख पौधे लगाने का। ऐसा है जी, प्रदूषण की समस्या पूरे विश्व की समस्या है और ये बढ़ती जा रही है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ आने वाली है। अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती। हर व्यक्ति का ये धर्म है, ये फर्ज है कि वो प्रदूषण की समस्या से लड़ने के लिए कुछ ना कुछ करे। उसी के तहत हरियाणा लोहा व्यापार संघ अपना काम कर रही है। आज उसने 1100 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया था, वो आज पूरा किया है। ये 3 जंगलों के बराबर है। एक जंगल में लगभग 300 पेड़ होते हैं। प्लांट्स का डायरेक्टली रिलेशन है ऑक्सीजन से। जितनी हम पोल्यूशन फैला रहे हैं उतना हमें कुछ वापस देना चाहिए। उसका पूरा तो नहीं दे सकते हम, लेकिन हाँ कुछ अंश मात्र पौधों को लगाने से दे सकते हैं। और सिर्फ पौधा लगाना जरूरी नहीं है, जब तक वो उस पौधे का लालन पालन अगले 3 साल 4 साल तक नहीं तरीके से किया जाएगा तो सिर्फ पौधा लगाना और फोटो खिंचवाना एक फॉर्मेलिटी। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हर खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।